नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। बोलने से बदलेगा लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 7 नाम बदले, 13 पर रेप छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे दर्ज कराए, बेगुनाहों को जेल की हवा खिलाई, लेकिन उसका फरेब आखिरकार सामने आ ही गया। त्रिशा खान नाम की महिला पर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि उसे उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी झूठे आरोप में फंसे इंसान को मिल सकती थी। सवाल है कि ऐसी घटनाओं से क्या जेन्युइन शिकायतों को संदेह की नजर से देखा जाएगा? ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या ऐसी घटनाएं सामने आई तो सबसे ज्यादा महिलाओं को ही नुकसान होगा? क्या कानून में कहीं कोई दिक्कत है? आज ऐसे ही सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया है, कोई राय है, तो आप अपनी राय भी हमें इस नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और देखिए, इसी पर हमारे साथ पैनल जो है जुड़ रहा है। परिचय मैं करवा देती हूँ। आदिति दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। वेद भूषण जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं। शिवांगी पेसवानी जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि सेलिब्रिटी है। इसके अलावा अखिलेश शुक्ला जी भी जुड़ गए, साइबर एक्सपर्ट है। नियति चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वकील। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिना देर की जल्दी से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि महिला हो या पुरुष, कानून सबके लिए बराबर है। देश का कानून साफ कहता है कि 100 दोषी बेशक छूट जाए, लेकिन कभी भी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर शिवपुरी की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, ये जाना हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यायपालिका कानून बनाती है कि पीड़ित को न्याय मिले और आरोपी को सजा मिले। अगर कानून का दुरुपयोग करने वाले मामले सामने आते हैं तो फिर न्यायपालिका किस नजर से देखती है? इसका जीता जागता उदाहरण 30 हजारी अदालत से सामने आया है, जहां एक आरोपी महिला को ये कहा गया है कि जो उसने आरोप लगाए और झूठे मुकदमे में फंसाने की लोगों को कोशिश की, उन लोगों को जितनी सजा होती उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इस पर हम एक लाइब्रेरी में हैं, कुछ महिलाएं प्रोफेसर भी हमारे साथ में हैं, कुछ युवतियां भी हमारे साथ में हैं, और उनसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है। क्या आपको लगता है कि 30 हजारी कोर्ट ने जो कहा है, एक महिला को इससे कितनी वेदना होती है कि महिला ही आरोप लगाती है, महिला ही पीड़ित बताती है? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हमारे समाज में महिलाओं के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। बचपन से लेकर बड़े होने तक महिलाओं को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में ये जो दुर्लभतम केस आया है, जिस केस में एक महिला ने ही अपना कईयों बार नाम बदलकर और कई व्यक्तियों पर अलग अलग सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं, तो ये तो महिलाओं के लिए स्वयं के लिए एक चैलेंज खड़ा करना है। ऐसी स्थिति में वो महिलाएं जो घर पे ही कई बार प्रताड़ित रहती हैं, ऐसी महिलाएं जो सोशल साइट्स पर जाती हैं, वहां पर उनको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों के स्थितियां अगर बदलती हैं तो उनको भी इसी तरीके की संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगेगा। देखिए, संदेह तो पैदा हो ही गया। जब भी अगर मान के चलो कि मैं निर्दोष हूं तो भी मैं सस्पेक्टेड हूं, और आरोपी हूं तो भी मैं सस्पेक्टेड हूं। जी देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप केस जो होता है बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। किसी भी इंसान की, किसी भी युवक की पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप किसी को न्याय दे रहे हैं तो ये मत देखिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मेन और वुमेन, उनको सही न्याय देने की कोशिश करें। हम 30 हजारी जो फैसला लिया है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और इस औरत को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जी, अगर हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है, एक मामले में जो कोर्ट ने इंटेंशन तो दे दिया कि इसको सजा सख्त होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को कि वो नजीर बने? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा कानून भी इसी पर चलता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इस महिला ने जहां इतने निर्दोष लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, उस महिला को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जो है एक नज़ीर बन जाए कि आगे कोई भी महिला अपने जो उसे कानून के तहत जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग ना करे। और बाकी की महिलाओं को भी इससे सीखना चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, लेकिन दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी संवारने के लिए। बहुत अच्छे, आपने कहा कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जेन्युइन केस भी सस्पेक्टेड रूप से देखे जाते हैं इस तरह के मामले जब सामने आते हैं? तो
जी हाँ, मेरा मानना है कि देश में महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको महिलाओं को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और एक निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिलते हुए एक आरोपी उस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिली, आपका क्या कहना है? जी, जो कोर्ट ने फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए कानून बराबर है। अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो एक आवाज में ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि 30,000 कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं वो नजीर बनना चाहिए और अगर महिलाएं किसी तरह के अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं तो उन्हें सख्त सजा दे करके समाज के सामने लाने की कोशिश करना चाहिए ताकि कम से कम जेन्युइन लोगों को सही और वास्तविक न्याय मिलने की उम्मीद बनी रह सके। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो शिवपुरी से आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, महिलाओं का क्या कुछ कहना था हमने ये भी सुना। अब हमारे पैनल का रुख करते हैं, उनसे भी हम हमारे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चूंकि देखिए 2019 में फेसबुक पर मैसेज आया, वहां से इस केस की शुरुआत हुई। तो मैं सबसे पहले साइबर एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगी, अखिलेश शुक्ला जी के पास। अखिलेश जी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर लोग मैसेजेस करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। आखिर सोशल मीडिया के जरिए अगर हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो किन बातों का हम ध्यान रखें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक हम उस बंदे का प्रोफाइल, जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस बंदे का प्रोफाइल हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। वो कितना पुराना है, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। अमूमन ऐसे प्रोफाइल काफी नए होते हैं और उसके बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपको उसमें दिखेगी नहीं। एक नॉर्मल इंसान जब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे खुद पे प्रोफाइल बनाता है तो उसमें बहुत सारी मेमोरीज शेयर करता है, अलग अलग जगह फोटो होती है, अलग अलग लोगों के साथ होती है और अमूमन वो 8 से 10 साल पुराना या 4-5 साल पुराना एज के हिसाब से कम इतना तो होता ही है। लेकिन अगर कोई प्रोफाइल पिछले 6 या 8 महीने में बना है या उससे भी कम और उसमें एक व्यक्ति की एक ही डिफरेंट एंगल से फोटो है, उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं है, तो ऐसे प्रोफाइल फेक हो सकते हैं। उनसे हमेशा बच के रहने की जरूरत है। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि अगर आपके और उसके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड ना हो, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर ही करें तो बेहतर है। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। नियति जी का मैं रुख करना चाहूंगी। नियति जी, चूंकि देखिए अब साइबर एक्सपर्ट से हमने समझ लिया कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए सोशल मीडिया के जरिए इस केस में दोस्ती हुई थी, अब उसके बाद हुआ ये कि केस किया गया कि रेप का, छेड़छाड़ का, और उसके बाद सजा यहां पर मिली। अगर इस पूरे मामले की मैं बात करूं, आप भी देखिए वकालत करती हैं, इस तरह के कितने केसेस अब देखने को मिलते हैं? जी ऋतु जी, अभी वर्तमान में जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है 30,000 में, अन्य जिला न्यायालयों में, कि इस किस्म के केसेस काफी हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पे कि कानून का दुरुपयोग किया गया है फर्जी या फ्रॉड्यूलेंट क्लेम पेश करने के लिए। तो यह एक ऐसी समस्या है जो अभी लीगल प्रोफेशन को भी कन्फ्रंट कर रही है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी कन्फ्रंट कर रही है। हमें एक और इसमें पहलू देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे अनस्क्रूपुलस लीगल प्रोफेशनल्स भी हैं जो इनके साथ नेक्सस, इन्होंने कल्यूजन करके ये फॉल्स क्लेम्स करते हैं, कुछ एक फ्लैट फी लेते हैं, उसके लिए कल्यूजन करके ऐसे फ्रॉड्यूलेंट केसेस को पेश करते हैं। एक तीसरी चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि कई ऐसे एक्सटॉर्शन रिंग्स चल रहे हैं, आप मानेंगे, जहां पे उनका प्राइमरी अर्निंग मेथड, उनका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो यही है कि फ्रॉड्यूलेंट रेप केसेस, फ्रॉड्यूलेंट सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में लोगों को फंसाया जाए। अभी एक हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट का एक रूलिंग आया है, 2007 का एक मोगा एक्सटॉर्शन रिंग का केस है, उसमें पुलिस अधिकारी भी मिले हुए थे और वहां पे भी कुछ युवतियां थी जो ऐसे ही अनसस्पेक्टिंग लोगों पे फेक रेप केसेस करके उनसे एक्सटॉर्शन मनी डिमांड किया करती थी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये पूरे भारत में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसमें पुलिस अफसरों की भी मिलीभगत, कई, जैसे मैंने कहा, मोगा वाले केस में निकल कर आ रही है, कई केसेस में लीगल प्रोफेशनल्स, वकीलों की भी मिलीभगत निकल के आ रही है। जयपुर में भी ऐसा एक केस था, फ्रॉड्यूलेंट रेप क्लेम्स बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर लगाना, उसके बाद उनसे लाखों रुपए ऐंठना। तो अभी ऐसी व्यवस्था जब हो गई है, कानूनी एजेंसियों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और न्यायालय को भी। और मैं भी इस निर्णय का मैं सराहना ही करूंगी कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट पोजीशन ली, जिससे कि आगे भी जो लोग ऐसे मोटिव रखते हैं उनके लिए एक डेटरेंट इफेक्ट होगा, वो 10 बार सोचेंगे ऐसे कोई कुकर्म करने के पहले।
चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। वेद सर का मैं रुख करूंगी। वेद सर, देखिए अगर ऐसे केसेस आते तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि देखिए आपको ये भी देखना है कि जो वाकई में जो आरोपी है उसको सजा मिले और जो बेगुनाह है उसे बचाया जा सके। तो देखिए, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी एक भी ऐसा कानून नहीं बना। अभी पिछले साल ही भारतीय न्याय संहिता नया कानून, तमाम 3 कानून बने, एक भी ऐसा कानून में प्रोविजन नहीं किसी भी एक्ट या स्पेशल एक्ट में जिसमें पुरुषों के लिए कोई सुरक्षा या उनके लिए लीगल प्रोविजंस रखे गए हों। ये एक दुर्भाग्य है और इसका मिसयूज, रैम्पेंट मिसयूज, ये तो एक एग्जांपल आपके सामने आ गया है। आपने देखा मीटू कैंपेन में किस तरह से मिसयूज किया गया। 19 मुकदमे उसमें दर्ज कराए गए, सारे मामले वो पैसे लेकर महिलाएं सेटल कर गई, बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई महिलाएं थी। उसके बाद में हनी ट्रैप केसेस की एक बाढ़ आई हुई है पूरे हिंदुस्तान में। और अब सेक्सटॉर्शन किस तरह से साइबर क्राइम के थ्रू हो रहा है वो आप तमाम सोशल मीडिया उसको बार बार दिखा रहा है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि अदालत ने तो निर्णय दिया कि मुलजिम को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कंप्लेनेंट को मिलनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से इस बारे में कोई कानून नहीं है। इसलिए जज साहब के हाथ बंधे हुए, वो उसके अंदर उतनी सजा नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी रेप केस के अंदर लड़की ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उसमें 10 साल की सजा उस आदमी को होनी हो, परंतु ये साबित हो जाए कि झूठा मुकदमा था, उस लड़की को कोई भी अदालत हिंदुस्तान की 10 साल की सजा नहीं दे सकती। उनकी टिप्पणी वाकई में सराहनीय है और इस सरकार को चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून इस तरह का बनाए कि तमाम जो नारी शक्ति, महिलाओं से सुरक्षा, हम तमाम महिलाओं की इज्जत करते हैं, परंतु जो पुरुष वर्ग है उसका किस तरह से हरेसमेंट हो रहा है। बिजली के खंभों पर जाएं, जगह जगह हर गांव देहात के अंदर लटका होता है कि किस तरह से महिलाओं से, दहेज से किस तरह से प्रताड़ित पुरुष हमारे पास आए, परंतु कानून में कोई प्रोविजन नहीं। दुर्भाग्य है। परंतु आने वाले समय में जिस तरह से सोशल मीडिया और तमाम चीजें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एक्यूज्ड हैं या सस्पेक्ट हैं उनका रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में एनसीआर भी रिकॉर्ड करती है, पर किसी महिला और किस पुरुष ने कितने मुकदमे हिंदुस्तान के विभिन्न थानों के अंदर दर्ज कराए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए यदि ये कानून और एक पुलिस मिलकर एक कोशिश करें तो ये बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व होने वाला मामला है। एक लड़की एक थाने में जाकर एक मोलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज कराती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, वो दूसरे थाने में चली जाएगी, तीसरे थाने में चली जाएगी। ये यदि कंप्लेनेंट का रिकॉर्ड भी आज डिजिटल टाइम में, यदि सरकार इस बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाए जैसे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान का होता है, तो पता लगेगा कि एक लड़की ने 14 बार, 15 बार, 20 बार रेप के मुकदमे दर्ज करा दिए, तो पुलिस को भी मदद मिलेगी इन्वेस्टिगेशन करने में और अदालतों को भी न्याय देने में सुविधा मिलेगी कि रिपीटेडली एक लड़की के साथ ही मोलेस्टेशन और रेप केस क्यों हो रहे हैं। और ये बहुत रैम्पेंट है। ये तो आपने एक एग्जाम्पल 30 यारी कोड का दिया। यदि आप अदालतों के अंदर जाएं, लोग दहेज के ऐसे ऐसे मुकदमे महिलाएं झूठे दर्ज कराती हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा है कि आप जो है जब भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करें, सीनियर सिटीजन्स को अरेस्ट ना करें, हस्बैंड को अरेस्ट करना है तो आप किस तरह से एसपी या डीसीपी रैंक के अधिकारी की परमिशन के बाद में उसको अरेस्ट करेंगे। तो इसलिए अदालतों को मजबूरी में इंटरफियर करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ रहा है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लेजिस्लेशन, इस तरह के कानून बनाए जाएं। जिम्मेदारी इस पर मैं और आगे आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी। सर, अदिति जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। अदिति जी, इस केस के बाद ये समझ में आता है और दिखता है कि समाज में रह रही उन महिलाओं के लिए वाकई में चिंता की बात है जिनके साथ वाकई में इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन कुछ लड़कियों की बात की जाए, जैसा कि इस केस में हमने देखा कि 7 नाम बदले, 13 लोगों पर झूठे इस तरीके के आरोप लगाए गए। ऐसे में जो वाकई में जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो शिकायत करेंगी, फिर उनका क्या? वो तो समाज में मतलब 100 बार सोचेंगे कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामले ना सिर्फ पीड़ितों को तकलीफ देते हैं बल्कि जुडिशरी, पुलिस सभी का टाइम वेस्ट करते हैं। और पुलिस और जुडिशरी वैसे ही अभी इतने केसेस की वजह से, जो जेन्युइन केसेस हैं या जेन्युइन केसेस नहीं हैं, उनकी वजह से भी ओवरलोडेड वर्क टाइम, वर्क फोर्स में समय अपना ऐसी केसेस की वजह से खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऐसी कड़ी सजा तो होनी ही चाहिए, पर समाज के सामने ऐसा एक मैसेज जाना चाहिए कि जब भी कोई, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ऐसा कोई कड़ा या तोड़ने का, कानून तोड़ने का कोई ऐसा कार्य करे तो उसको समाज के सामने ये पता चल जाना चाहिए कि आप ना सिर्फ सोशली आप ये सब चीजें झेलेंगे,
पर आपके उसके परिवार को भी आपको एक तरह से बाइकआउट करना होगा, क्योंकि इंसान एक बार अपने आप पे तो झेल लेता है, पर जब आप परिवार का बाइकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने सिर्फ अपने परिवार का, कुटुंब का, आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान किया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा भी न्याय होना चाहिए जो समाज की तरफ से हो। बाकी जो वेद जी ने जो बोला, मैं भी उस चीज पे सहमत हूँ कि एक सेंट्रल बॉडी बननी चाहिए बिल्कुल। कि जितने केसेस होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो और हम उन लोगों की पहचान कर सकें जो इस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज ना सिर्फ स्टेट को पर सेंट्रल को करना पड़ेगा, ताकि आप 10 थानों में उन्होंने कंप्लेन की और किसी को पता ना चले, मतलब पता ही ना चला, तो ये चीजों पे हमें सेंट्रलाइज करके ही पता चले। बिल्कुल, तो जैसा कि मेरे इस हिसाब से मामले यही में भी ये करेंगे। पता चला बाद में कि क्रिमिनल हिस्ट्री उस लड़की की निकली। शिवांगी जी का रुख बिल्कुल। करना चाहूंगी। शिवांगी जी, आप सेलिब्रिटी हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जो हाई प्रोफाइल होती है उनको लेकर भी लोग फेक आईडीज बना लेते हैं और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आखिर हम कैसे बचें, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जबकि हम सेलिब्रिटी हैं? शिवांगी जी। कि एनडीटीवी ने ये टॉपिक उठाया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई एम रियली ग्लैड कि एनडीटीवी ने ये टॉपिक उठाया है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी बताया उन्होंने, सोशल मीडिया पे कोई प्रोफाइल फेक है या जेन्युइन ये पता लगाना बहुत इजी है। अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से, आपके पास जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है या जो मैसेज रिक्वेस्ट आई है, अगर आप उस प्रोफाइल को थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि वो प्रोफाइल फेक है या जेन्युइन है। उसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो 30 हजारी कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है इस महिला को सजा देने का, ये बहुत ही सही डिसीजन है। बट आई बिलीव कि ये टॉपिक अभी भी उतना वर्ल्ड वाइडली डिस्कस नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि ऐसा कोई डिसीजन 30 हजारी कोर्ट ने लिया है। तो ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि महिलाएं किस तरह से दुरुपयोग कर रही हैं इस तरह के कानूनों का। और जैसा कि नियति मैम ने बोला, बिना पुलिस की और जुडिशरी सिस्टम में कुछ ऐसे लोगों की मिलीभगत के बिना ना ये होना पॉसिबल नहीं है। मैं तो आई एम वंडरिंग कि हमारे देश में जहां सच के रियल रेप केसेस भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वहां फेक रेप केसेस में कैसे हम विक्टिम्स को सजा दे पा रहे हैं, कैसे आगे इतनी बात बढ़ पा रही है। बिना पुलिस की मिलीभगत, बिना और लोगों की मिलीभगत के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें अंदर इंटरनली अपने जुडिशरी सिस्टम में थोड़ा और आई थिंक स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा और जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह की हमारे जो पुलिस है, हमारे जो और अंदर एम्प्लॉयज हैं, वो कहाँ कितने करप्ट हैं और किस तरह से इन औरतों के साथ मिलकर इस तरह के षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। एक अकेली औरत भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप मानेंगे इस बात को कि कोई भी एक लेडी जाके किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके बोले कि मेरा रेप हुआ है, तो आप, मैं बोल रही हूँ ना कि जेन्युइन रेप केसेस में तो हमारे देश में सजा मिलती नहीं है, तो फेक रेप केसेस में कैसे मिलेगी जब तक अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो आई बिलीव कि हमें अपना जुडिशरी सिस्टम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इन मुसीबतों से धीरे धीरे ही बाहर आ पाएंगे। एकदम से तो अभी आना, जितनी बुरी तरह ये फैल चुका है, जितना ज्यादा आजकल महिलाएं मिसयूज कर रही हैं, नॉट जस्ट फॉर रेप, डाउरी के केसेस हो गए, ब्लैकमेलिंग हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कि जो निर्दोषी होता है उसका, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से पूरा परिवार उसका प्रताड़ित होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, साइड इफेक्ट इसका यही है कि जो जेन्युइन केसेस है हम उनको भी सीरियसली नहीं ले पाते। हर औरत को फिर कानून शक की नजर से देखने लगता है कि क्या सच में इसका रेप हुआ है या ये झूठ बोल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही, जिसको मुझे लगता है कि हमें एक अनबायस्ड रूल लॉ लाने चाहिए जो कि सिर्फ महिलाओं की तरफ ना झुके हुए हों। एक अनबायस्ड लॉ होना चाहिए जिसमें पुरुषों की तरफ भी देखा जाए, पुरुषों के लिए भी न्याय के बारे में सोचा जाए। अखिलेश जी, मेरे मन में एक ये सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि हम फेक जो भी आईडीज होते हैं उसको कैसे पहचाने। अब देखिए सवाल ये भी उठता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आईडीज बनाई जाती है, जैसे इस केस की बात की जाए तो देखिए उसने बार बार नाम बदले, अलग अलग नाम से उसने आईडी बनाई। तो क्या जब हम फेक आईडीज बनाते हैं तो क्योंकि वेरिफिकेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर भी शायद कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह की फेक आईडीज ना बन पाए? देखिए, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मतलब रेगुलेशन तो है ही, लेकिन और एक ब्लू टिक भी आता है, जैसे कि सभी ने देखा है, सभी को पता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान अक्सर ये सुविधाएं नहीं लेता है, और जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो भी एक टाइम दिया जाएगा, टाइम बाउंड दिया जाएगा कितने दिन में आप वेरीफाई करें। लेकिन
प्रॉब्लम अगर हम अपने खुद के स्टेप अगर केयरफुल रहें, स्पेशली ऑन डेटिंग साइट पे प्रोफाइल्स अगर आप वही सेलेक्ट करें जो वेरीफाइड है, तो मेरे ख्याल से बचाव हो सकता है। दूसरा, अगर ऑफलाइन किसी से मिलने जा रहे हैं, मतलब अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं एक बार तो ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन कहीं जा रहे हैं तो अक्सर पॉपुलर प्लेसेस ही सेलेक्ट करें। पॉपुलर एज इन जो लेट से एक बड़ी चेन का पार्ट हो या रिकॉग्नाइज हो, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया कि ऑफलाइन बहुत ही कॉर्नर में या बहुत ही डिंजी रेस्टोरेंट में बुला के वहां भी उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। लेकिन प्राइमरली अगर आप ऑनलाइन केयरफुल रहें और किसी अनजान आदमी से थोड़ा तो बच के ही रहें। देखिए, गवर्नमेंट इतने रेगुलेशन ला रही है, लेकिन उसको एक इतने बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट करना कि हर आदमी अपना प्रोफाइल वेरीफाई करे सोशल मीडिया पे, ये काफी मुश्किल है, क्योंकि हम हर आदमी से आइडेंटिटी मांगेंगे और वो कैसे अपलोड करेगा। बहुत सारे एरियाज में शायद उनके पास वो आइडेंटिटी का तरीका भी ना हो, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। चलिए नीति जी का रुख करूंगी। नीति जी, ये चीज बड़ी परेशान करती है। मैं पढ़ रही थी कि जिसे आरोपी बनाया गया था, जो आरोपी था ही नहीं, उसने कई दिनों तक जेल में काटे, 6 साल तक मुकदमा लड़ा। आप जरा सोचें कि उसकी क्या मनस्थिति होगी। अब ऐसे में सवाल ये मन में आते हैं कि वाकई में देखिए, जो गुनाह नहीं था, झूठे केसेस किए गए, तो ऐसे में जो वकील भी लड़ते हैं तो उनके लिए क्या चुनौतियां होती है कि वो बेगुनाह है और उन्हें जो है सजा भी नहीं दिलवानी है। तो कैसे क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे उसे आप लोग देखते हैं? ऐसा क्लाइंट हो जो हमें पता है कि वो निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है, तो वकील के लिए भी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारे को साक्ष्य देने पड़ते हैं अदालत के सामने, न्यायाधीश के सामने। तो साक्ष्य यदि इतने कंपेलिंग ना हो, इतने पर्याप्त नहीं हो, तो एक स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन पाता। और एक जो विशेष बात है ऐसे महिला प्रधान कानूनों की, जैसे कि डाउरी हरासमेंट और कई अन्य प्रावधान में, ऐसा जो पार्लियामेंट ने और लेजिस्लेचर ने जिस प्रकार ये कानून को जिस प्रकार शेप दिया है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा जो परपेट्रेटर है, जो अलेजिड परपेट्रेटर है, उसके ऊपर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक नॉर्मल केस में जो आरोप लगा रहा है, आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। मान लीजिए मैं कहती हूं कि इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, मुझे अपना इनवॉइस दिखाना पड़ेगा, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, मुझे रिसीवेबल्स दिखाने पड़ेंगे। लेकिन यदि मैं कोई डाउरी हरासमेंट इत्यादि का केस करूं, तो फिर कानून ये स्वीकार करती है, ये प्रिज्यूम करती है कि मैं सच बोल रही हूं, और जो अलेजिड परपेट्रेटर है उसको साक्ष्य देने पड़ते हैं कि मैंने ये कार्य नहीं किया। तो उससे जो है बहुत कठिन होता है ऐसे केसेस में वो साक्ष्य पर्याप्त रूप से देना, और वकीलों के लिए बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, जबकि हमें पता होता है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन इसे प्रस्तुत करना अदालत के सामने, उसी चक्कर में जैसा आपने कहा, कई बार 6 वर्षों तक लोग प्रताड़ित होते हैं, और ये उनके लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। बिल्कुल टॉर्चर होता है। यहाँ पर मैं सोशल एक्टिविस्ट अदिति जी का भी रुख करना चाहूंगी। अदिति जी, इस केस में मैं ये भी पढ़ रही थी, उनकी माँ का ये स्टेटमेंट था कि 3 महीने तक उन्होंने रोटी नहीं खाई, सिर्फ गोलियां ही खाई, और अब जब बरी हुए हैं यहाँ पर दैया जी, तो उन्होंने भी ये कहा कि अब तो भंडारा कराना पड़ेगा ताकि लोगों तक ये पहुंचे कि भाई उन्होंने कुछ किया नहीं और वो बरी हो चुके हैं। मानसिक त्रासदी से गुजरे होंगे और मुझे लगता है कि शायद बहुत दिनों तक उनको नींद भी नहीं आएगी, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। समाज इतनी जल्दी उनको स्वीकारता नहीं है, ना कि क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, इस चीज को साबित करने के लिए उनको इतना समय लग गया, और अब वो समाज के सामने कैसे साबित करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। तो ना सिर्फ उन्हें और उनके परिवार को एक मानसिक त्रासदी से गुजरना पड़ता है। हालांकि काउंसलिंग एक बहुत अच्छा मुद्दा है, हो सकता है, पर जो मानसिक प्रताड़ना उसने झेली है, आप कितनी ही काउंसलिंग करा लीजिए, पर उसको नॉर्मल होने में और एक नॉर्मल जिंदगी जीने में उसके फिर कई साल ऐसे ही चले जाएंगे, जब कहीं जाके वो समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और वो खुद एक नॉर्मल जिंदगी जिया जाएगा। तो समझ लीजिए कि जिस पर एक छोटा सा कमेंट में जी अपनी बात पूरी कीजिए मैम। जितना उसने वहां पे जेल में भोगा है,
वो आके बाहर आके भी उसको उतना ही भोगना है। पर ये है कि बस वो परिवार और समाज के साथ में जल्दी उभर जाएगा। चलिए वेद सर से भी मैं इस पर छोटा सा एक कमेंट चाहूंगी। ने अपनी एक टिप्पणी दी है, दुर्भाग्य से अदालत उसको सजा नहीं दे पाएंगी क्योंकि जो फॉल्स केस रजिस्टर करने के लिए जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो इतने लचीले हैं कि उसमें मात्र 6 महीने की सजा है। एक आदमी सालों साल जेल में रह जाए और आप बहुत बड़ी कोशिश के बाद, वो भी पक्का नहीं है कि उस लड़की को सजा कोर्ट अदालत कर पाए क्योंकि कानून में प्रोविजन नहीं है। जब तक सरकार पार्लियामेंट के द्वारा इस तरह के कानून नहीं लाएगी जो मैन सेंट्रिक हो, आदमियों का भी बचाव होता और नारी शक्ति का तमाम सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, मैं भी करता हूं, आप भी सब लोग सम्मान करते हैं, परंतु ये मैसेज तभी जाएगा जब सरकार इस बारे में कोई कानून लेकर आएंगी जिससे कि महिलाओं को भी एक सुरक्षा प्रदान की जा सके। और एक इनोसेंट महिला जब थाने में जाती है उससे 10 तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी भी अब धीरे धीरे डाउटफुल होने लगी है। इसलिए जो एक आम औरत है, आम महिला है, उससे इनको नुकसान हो रहा है इस तरह की महिलाओं से। इसलिए एक कानून लाने की जरूरत है। यदि केस झूठे पाए जाएं तो उतनी ही सजा उसको भी दी जाए जितनी सजा उस आदमी को मिलनी थी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जरूरत है कि कानून लाया जाए ताकि वाकई में जो आरोपी है, जिसने गुनाह किया है, उसे ही सजा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।